डॉक्टर आयशा सिद्दीका बहुत मशहूर और बड़ी मुसन्निफा हैं। इन्होंने मशहूर मारूफ किताब मिलिट्री इंक लिखी थी, जिसमें उन्होंने फौज के कारोबार के बारे में तफसीलन लिखा है। उन्होंने एक खौफनाक इंकशाफ किया है। उन्होंने इंकशाफ ये किया है कि पाकिस्तान से 10,000 स्टूडेंट्स वो बिल्कुल कानूनी तरीके से बरतानिया में जाते हैं तालीम हासिल करने के लिए, और 80% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बरतानिया में सियासी पनाह जो है वो अप्लाई कर देते हैं 80%। और वो 80% रीजन क्या लिखते हैं कि वो गे हैं, GAY, वो गे हैं और अगर वो पाकिस्तान चले गए तो वो मारे जाएंगे, चूंकि वो गे हैं। हालात कहाँ पे पहुंच गए हैं, और ये लोग आला तालीम हासिल करने के लिए गए थे। यहां से पूरी देग चखी जा सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है, जो आपकी मोहब्बतों का मकरूज है, जो आपका ममनून है। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को, आप पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर हैं, वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 16 जुलाई 2026 की तारीख है और दिन है जुमेरात का। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जो लोग ईमान की हालत में दुनिया से चले गए, उन्हें एक बड़ी और कठिन मंजिल का सामना है, तो उनके लिए अल फातिहा ये लाजमी जो है ना वो आप लोग पढ़ लें, या कोई जो है वो आयत उनको ईसाल कर दें। कोई दरूद इब्राहिमी जो है उनको लाजमी ईसाल कर दें। जब मैं पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूं तो इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में सुबह के 9 बज रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 4 मुद्दे हस्ब मामूल। पहला मुद्दा ये है कि कब्रिस्तान कभी तरक्की करते हैं? कब्रिस्तान क्या तरक्की कर सकते हैं? यानी ज्यादा से ज्यादा कब्रिस्तानों को साफ रखा जा सकता है, कब्रिस्तान में दरख्त लगाए जा सकते हैं, और ना कोई वाटर स्कीम, ना कोई रोड, ना कोई अस्पताल, ना कोई तालीमी इदारे, तो कब्रिस्तान तो तरक्की नहीं करते ना। कि ये जो पाकिस्तान है ना, एक बहुत मशहूर पॉलिटिकल कमेंटेटर, उन्होंने बड़ी खूबसूरत रोशनी डाली है कि ये कब्रिस्तान है जर्नैलों का। यहाँ पे जर्नैलों ने दफन होना है, मरने के बाद उनको याद आता है चकवाल, मरने के बाद उनको याद आता है मियांवाली, मरने के बाद उनको याद आता है तलगंग, मरने के बाद याद उनको आता है पेशावर या बखर। लेकिन उनकी अगर सारी उम्र का इहाता करें तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाकई कब्रिस्तान है। फौजी कब्रिस्तानों में चले जाएं, आपको जर्नैल ही जर्नैल नजर आएंगे, लेकिन जब वो हयात थे, ये जो मुद्दा इस पे बात करेंगे। उसके अलावा अल्लाह की लानत हो, रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत हो। किस पे? टीवी पे वाज़े कहा गया, चैलेंज भी नहीं किया गया। बहरहाल इस पे बात करेंगे। ताहिर अशरफी साहब कहते हैं कि मैं हर नमाज में शहादत की दुआ मांगता हूं। अब मसला यह है कि ताहिर अशरफी साहब ने बॉर्डर पे तो जाना नहीं है, और ये भी हमारा शक है कि हलवे में भी कोई जो है ना वो बारूदी मवाद नहीं रखेगा। बॉर्डर पे वो जाएंगे नहीं और हलवे में बारूदी मवाद रखा नहीं जा सकेगा। बहरहाल हमारी दुआ है आज के दिन, जुमेरात के दिन, अल्लाह पाक वो ताहिर अशरफी की दिली मुराद पूरी करे, और उनको जिस तरह हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो सलातो व सलाम को उहद में शहादत नसीब हुई थी, उसी तरह की शहादत ताहिर अशरफी को नसीब हो। आपने आमीन कह देना है। सारे रकबे तुम्हारे लिए है, ए वतन के सजीले जवानों, ए वतन के सजीले जवानों, सारे रकबे
तुम्हारे लिए हैं, सारे रकबे तुम्हारे लिए हैं, है वतन के सजीले जवानों। बहाना किया गया मुनाल का, कहानी और निकल आई। मुनाल के हिस्से में टोटल आए 2 या 2.5 एकड़, इसीलिए आईनी अदालत इसी दिन के लिए बनाई गई थी और उन्हें 40-40 लाख दिया गया और उन्होंने काम पूरा कर दिया। ये कहानी है। उसके बाद पीट हेग्सेथ, ये वजीर दिफा हैं, इन्होंने कहा कि अमरीकियों में जो मरने मारने का जज्बा है वो कम हो रहा है, तो टेस्टोस्टेरोन, ये मर्दाना ताकत के लिए होता है, ये अमरीकी फौजियों को तकसीम किया जाएगा कि वो टेस्टोस्टेरोन जो है वो इस्तेमाल करें। इस पे मजीद कोई बात नहीं करेंगे और फिर हुकूमत हीरा मंडियां बहाल करे। ये बड़ा एहसान होगा हुकूमत का कौम पर, क्योंकि जो कुछ टीवी दिखा रहा है, जो टीवी बता रहा है, 16 साल की एक लड़की जो है वो महबूब के चक्कर में मोबाइल घर छोड़ के दाता दरबार पे पहुंची है, तो वहां महबूब साहब नहीं थे, तो वो एक ग्रुप के हत्थे जड़ जाती है और फिर 16 साल बिकती बिकती वो सिंध से बरामद होती है। उसकी जो हालत थी, हुकूमत सरपरस्ती कर रही है, हुकूमत के जो ड्रामे हैं, हुकूमत के जो नाम नेहाद कॉमेडी शो हैं, इसी एक कॉमेडी शो का जिक्र करेंगे। तो इससे बेहतर है कि हीरा मंडियां जो है वो बहाल कर दी जाएं, क्योंकि शराफिया को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शराफिया तो एड्स फैला रही है, पहले भी आपको बताया। और उधर जो नाइट पार्टीज हैं, जो नाइट क्लब्स हैं, वो पूरे रूज पर है। जाहिर है वो जिजा समन उजा जमुन, तो वो तो करते रहे। बहरहाल इस पे बात करेंगे, लेकिन कुछ ताज़ा तरीन खबरें हैं, बुलेटिन है, वो आपके सामने रखना है। बड़ा खौफनाक इंकशाफ किया है जेडी वेंस ने। जेडी वेंस नायब सदर हैं जो है वो अमेरिका के, और उमूमी तासुर है जेडी वेंस के बारे में कि एक तो ये उम्मीदवार होंगे सदारत के ट्रंप के बाद, एक बात। दूसरी बात ये कि ईरान से लेकर जो जंग है ना, उसको लेकर वो ज्यादा पुरजोश नहीं है, वो थोड़ा मुतदिल रहनुमाओं में शुमार होते हैं। अब उन्होंने बड़ा खौफनाक इंकशाफ किया। उन्होंने किया कि जितने मुज़ाकरात हुए उसमें वो भी शामिल थे, हर मुज़ाकरात में, तो उन मुज़ाकरात को सबूताज करने के लिए, नाकाम बनाने के लिए बेपनाह जो है ना वो अमेरिका में फंडिंग की गई, बेपनाह अमेरिका में पैसे दिए गए। ये जेडी वेंस कह रहे हैं और कहते हैं कि नाकाम हुए, क्योंकि जो 2 नुमाइंदे थे अमेरिका के, पहले भी आपको बताया, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर, ये दोनों नेतन्याहू के बंदे हैं, दोनों कारोबारी हैं, दोनों माल पकड़ते हैं। इस जेरेड कुश्नर ने अरबों से जो है ना वो डॉलर्स पकड़े हैं, और वो डॉलर पकड़े हैं अरबों से इस जेरेड कुश्नर ने, फिर दामाद है ट्रंप का। तो बहरहाल ये जेडी वेंस ने इंकशाफ किया है कि इसके पीछे माल लगा है, माल लग रहा है अमेरिका में। और वैसे भी अमेरिका बड़ा मशहूर है, वहां आप लॉबी हायर करें, उनको डॉलर्स दें और जो है ना वो अपना प्रोपेगेंडा जो है वो आप चलवाएं। इंटरनेशनल फेडरेशन है फॉर जस्टिस, इन्होंने पाकिस्तानी अदालतों को नाकारा करार दिया है। ये कहते हैं कि जो सियासी फैसले हैं ना, उनके मुताबिक अदालतें भी वही फैसला कर रही हैं जो सियासी फैसले होते हैं। बिल्कुल ठीक है। 26वीं और 27वीं तरमीम का मकसद यही था कि अदालतों को फतह किया जाए, आजाद जजों को अदालतों से निकाला जाए। मंसूर अली शाह चले गए, अतर मिनल्ला चले गए, इसके अलावा जस्टिस बाबर सत्तार, मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस महमूद जहांगीरी, ये सारे लोग चले गए, यही मकसद था। तो वो कह रहे हैं कि निचली अदालतें खुल्लम खुल्ला रिश्वत ले रही हैं, खुली रिश्वत चल रही है और वहां पे कोई इंसाफ नहीं हो रहा। जब ऊपरी अदालतें ये करेंगी, कल आपको बताया था कि निचली अदालतों को कहा गया है कि वो 50 से 60 लाख की जो गाड़ी है वो 2.5 लाख में या 3 लाख में वो ले सकते हैं, वो अदा करें और वो गाड़ी उनकी हो। सुप्रीम कोर्ट के
जजों की जो तनख्वाहें हैं उनमें 10 लाख पर मंथ इजाफे की तजवीज़ है, वो कर दिया जाएगा। तो ये इंटरनेशनल फेडरेशन जो ह्यूमन फॉर जस्टिस है, तो वो तो जाहिर है ठीक कह रही है, अदालतें हर कोई जानता है, हर कोई जानता है। अगली खबर जो है वो मौलाना फजल रहमान जो भी कहे ना, लोग उन पे इतबार करने के लिए तैयार नहीं है। अब वो कहते हैं कि जी माफी मांगती है मेरी जूती, और वो कहते हैं कि जो पार्लियामेंट है वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की जो है ना वो लोली है, और हमारी पार्लियामेंट में 5 सीटें हों 10 सीटें हों, लेकिन हम मैदान में मुकाबला करेंगे। अब एक और राय भी आ रही है मार्केट में, वो राय ये आ रही है कि नवाज शरीफ को जो कीड़ा है ना वो फिर तंग कर रहा है, और ये नवाज शरीफ का कीड़ा धरा है। नवाज शरीफ की तो अपनी जरूरत नहीं है, यास्मीन राशिद से हारा है, फिर बेटी वजीर आला है। नवाज शरीफ के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट ही उसकी बेटी है। अब कहा जा रहा है कि ये नवाज शरीफ के पेरोल पे है फजल रहमान, ये नवाज शरीफ की दिल की बातें जो है वो कर रहा है, ये भी एक राय पाई जाती है। बहरहाल मौलाना फजल रहमान वो कभी घाटे का सौदा नहीं करते, कभी। उनको जर्नैल इशारा करते हैं। जनरल फैज ने इमरान खान के खिलाफ धरना दिलवाया, बाद में मौलाना ने खुद माना। पीडीएम बाजवा ने बनवाई, बाद में फजल रहमान ने खुद माना। उनको पीडीएम का सरबराह बनाया गया, खुद माना। लेकिन मसला ये बना कि 8 फरवरी को उन्हें हिस्सा नहीं मिला, पीपल्स पार्टी को भरपूर हिस्सा मिला। नून लीग तो कमाल हो गई ना, 17 सीटों से 150 पे चले गए। फिर एमक्यूएम कोई सीट नहीं थी, 20-22 पे चले गए। तो मौलाना के साथ जो है उस तरह इंसाफ नहीं हुआ। बहरहाल अब कहा जा रहा है कि ये नवाज शरीफ की शरारत भी वो हो सकती है। अब हीरा मंडियां जो है वो क्यों खुलनी चाहिए, ये हमारी तजवीज है। उसकी वजह यह है कि बॉयफ्रेंड्स का रिवाज पुराना हो गया। जिस तरह हर चीज पुरानी हो जाती है, एक दौर था बॉयफ्रेंड का, वो पुराना हो गया है। अब जमाना है शुगर डैडी का, अब जमाना है शुगर मम्मी का। यानी ये यहां पे हो रहा है, यहां पे ये कॉन्सेप्ट क्या है, शुगर डैडी कौन होता है, ये शुगर डैडी कौन होती है। बचपन से 60-65 साल का वो मर्द, बचपन से 60-65 साल का वो मर्द जिसकी जवानी ढल चुकी होती है और जेब भर चुकी होती है, ये पहली शर्त है। घर में एक वफादार बीवी होती है, वो घर का ख्याल रख रही है, इसलिए बेफिक्री है। शानदार सा बंगला बन चुका, अच्छी गाड़ियां खरीद ली, एक गाड़ी ड्राइवर के साथ बेगम साहिबा को भी अनायत कर दी है, बच्चे सेटल हैं, बिजनेस सेटल है, ये शरायत हैं और कोई चवल न मारे। हर साल हज उम्रा, हर साल फैमिली के साथ वर्ल्ड टूर, फिर भी पैसा बच जाता है, कहां खर्च करें, तो शुगर बेबी अडॉप्ट कर लें। शुगर बेबी गर्लफ्रेंड रखना तो लफंटरों का काम है, नाम भी बदनाम हो चुका। ये मैं अदरवाइज कह रहा हूं, शुगर डैडी शुगर मम्मी, ये दोनों सूरतों में ये काम हो चुके हों तो आपने क्या करना है, गर्लफ्रेंड रखना या बॉयफ्रेंड रखना तो लफंटरों का काम है, नाम भी बदनाम हो चुका। बेटी की उम्र की या उससे भी कम उम्र या नवासी पोती की उम्र की भी हो सकती है ये बेबी। शुगर बेबी ठीक रहेगी, निकाह का झंझट नहीं, खूब पैसा लुटाओ, साथ घूमो, मजे करो, शॉपिंग करवाओ, फॉरेन टूर्स, तोहफे। अभी वो याद है वो साकिब यदड़ और मोमना इकबाल, याद है ना सारा किस्सा जी। वो तो शुगर डैडी नहीं था, लेकिन उस किस्म की जो है ना तोहफे तहफ ये वो। अब एंट्री होती है मार्केट में शुगर बेबीज की, जो होंगी तो लोअर मिडिल क्लास की मगर दिखेंगी हाई अपर एलीट क्लास की। महंगे नंगे आउटफिट्स, टाइट जीन्स, छोटी टॉप, हाई हील, लंबे और खुले बाल, ग्लास स्किन, स्टाइलिश मेकअप, महंगे ब्रांडेड
हैंड बैग्स, नेल आर्ट, खुशबुओं में नहाई हुई। ये है जी शुगर बेबी, ठीक है। और आप तो वो और अब तो वो आपको टीवी पर सिखा रही हैं, टीवी पर एक माहिर शुगर बेबी बनने के टिप्स, वो भी बिल्कुल मुफ्त। मोहसिन हैदर बगैरत के प्रोग्राम पब्लिक डिमांड में, और आपको बता रही हैं शुगर डैडी सिर्फ उनको रखो जो बहुत अमीर हो, जिनके पास बहुत माल और दौलत हो, जिनका दिल बड़ा हो, गिन गिन के पैसा ना खर्च करते हो, शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना, बस एंजॉय करो। वहां पे वो कह रही है एक शुगर बेबी, इन शुगर डैडी से गिफ्ट मत लेना, सिर्फ और सिर्फ कैश लो, घर, गाड़ियां, डायमंड वगैरह वगैरह खुद खरीदो, उनसे सिर्फ कैश लेना है। ये सब कुछ टीवी पर कैमरे की सरपरस्ती में मोहसिन हैदर जैसे घटिया इंसान के प्रोग्राम में खुलेआम डिस्कस हो रहा है, खुलेआम। हुकूमत से दरखास्त है कि खुदा का वास्ता है हीरा मंडियां बहाल कर दें, ताकि तवाइफें एक मखसूस इलाके तक महदूद रहें। जब तक हीरा मंडियां आबाद थी, शुरफा छुप छुपा के जाते थे और तवाइफें अपने इलाके तक महदूद रहती थी। जब से हीरा मंडियां खत्म हुई हैं, ये तवाइफ गिरी पूरे मुल्क में फैल गई है। न सिर्फ फैल गई बल्कि असली नस्ली तवाइफों की शागिर्दी में कई बद नस्ल तवाइफें भी तैयार हो गई हैं, जो हर गली मोहल्ले में शुगर डैडी और शुगर मम्मी ढूंढती फिरती हैं। जरा टिकटॉक पे चले जाएं, टिकटॉक पे चले जाएं, मुझे गिफ्ट मारें, मैं अपनी बीवी के साथ ये करूंगा, मुझे शेर मारें, मैं अपनी बीवी के साथ ये करूंगा। खुलेआम हो रहा है, खुलेआम। लेकिन ये सूट करता है इशराफिया को, इशराफिया को ये सूट करता है। उनके लिए कोई इशू नहीं है, उनके लिए ये कोई इशू नहीं है, उनके लिए और बहुत सारे इशू हैं। उन्होंने अपना कब्जा बरकरार रखना है, दैट्स इट, और ये उनके लिए कोई इशू नहीं है। हम चलते हैं अगली खबर पे। पीटीआई ने बिल आखिर, ये है तो बैरिस्टर गौहर का ऐलान कि हमने मुज़ाकरात, हमने वादे, हमने ट्रक की बत्तियां, डाटसन की बत्तियां, बस की बत्तियां, झूठ बोलते हैं, काबे की छत पे चढ़ जाएं। अब उन्होंने कहा है कि जो 5 अगस्त है तो हम इसको एहतजाज करेंगे और ये एहतजाज एक दिन का नहीं होगा। ये बहरहाल दबाव में आए हैं अलीमा खान के, क्योंकि अलीमा खान बाहर निकली हैं तो लोगों ने इन पे लानतें डाली हैं, लोगों ने इनको कहा है कि चूड़ियां पहन लें मर्द होकर, पठान होकर। तो अब इन्होंने ऐलान किया है कि 5 अगस्त को जो है वो एहतजाज और रैलियां वो होंगी। ये जो रकबे है ना, मुनाल का नाम इस्तेमाल किया गया। मुनाल किराया दे रहा था सीडीए को भी और जीएचक्यू को भी। फिर मुनाल अदालत में चला गया कि एक जगह पे किराया, वो अदालत में भी किराया देते रहे 6 करोड़। फौजी कहते थे ये जगह हमारी है, बड़ी खूबसूरत जगह है, वहां पे कारोबार कुछ भी बनाए, दफ्तर बनाए, रेस्ट हाउस बनाए, रावल डैम की तरह, बड़ी प्यारी जगह है। पता नहीं आपने देखी है ये नहीं। बहरहाल अब फैसला ये हो गया कि 8,613 एकड़ सारे रकबे तुम्हारे लिए है। 8,613 एकड़। फिर कहते हैं कि हमारे शोधा पे बात होती है, हालांकि शोधा पे तो कोई बात नहीं करता, बात तो इस पे करते हैं सारे रकबे तुम्हारे लिए हैं। ये सिविलियंस को भी दी जा सकती थी। अब आप इसकी लीज पता करें, ये इन्होंने 200 जो है ना महीना वो या 100 रुपए महीना हुकूमत को ये देंगे, क्योंकि अभी लीज नहीं है, मिल गई है, दायर आईनी अदालत ने दे दी है, मिल गई है। इनकी इसी तरह लीजें हैं, यानी 2 रुपए कनाल, 5 रुपए कनाल। ये जहां पे मैं रहता हूं ना, तो यहाँ पे जो छोटी सी दुकान है रोड पे, छोटी सी दुकान, इतनी बड़ी नहीं, वो 40 से 50 हजार किराए पे मिल रही है।
40 से 50 हजार। मैं बड़ा हैरान होता हूं कि यार ये जो कारोबार करते हैं, ये जो काम करते हैं, 40 से 50 हजार किराया, इसके अलावा जो है ना वो बिजली का बिल, इसके अलावा एक जो है ना यहाँ पे लाइसेंस है, बिजनेस लाइसेंस कैंट का, वो ये सारे लवाजमात। लेकिन इनको जो गोल्फ कोर्स मिलते हैं, इनको जो ये रकबे मिलते हैं सरकारी, तो ये 2 रुपए कनाल महीना या 100 रुपए कनाल साल का, इस तरह। तो ये जमीन मिली है जी इनको 8613 एकड़। नाम इस्तेमाल किया गया मुनाल का। मुनाल की जो टोटल जगह थी वो 2.5 एकड़ थी, 2.5 एकड़। वो किसी को दे दी जाएगी कि होटल खोल लो। बाकी जो उसके आजू बाजू का इलाका था, जो जेन्युइन इलाका था, जो नेशनल पार्क था और मजेदार था, वो जहां पे पहुंचना था वहां पे पहुंच गया है। फिर कहते हैं कि हमारे शोधा पे। कभी आपने वैसे ये सुना है कि हासिलपुर में एक खानदान ने 17,000 बिल आने पे खुदकुशी कर ली, उसको फौज ने करोड़ रुपए दिए, फौज ने दिए हो कि ये करोड़ रुपए ले ले, ये बिल हम जमा करा देते हैं, बिल हम करा देते हैं। वो मेरे गांव में फौजी फर्टिलाइजर थी, पहले बंदों के पास थी, फिर इन्होंने खरीद ली। मेरे गांव में इतना फौजी, इतना फौजी, इतना फौजी, वट्टा पट्टो तक कर्नल, वट्टा पट्टो तक मेजर, वट्टा पट्टो तक ब्रिगेडियर फिर रहे गोल्डी फिर लगा के, फौजी फौजी फौजी। वो इफ्तिखार ठाकुर कहते ना कि मैं पिशावर अड्डे पे उतरा, न बंदे न बंदे नी जात, पठान ही पठान हर तरफ। तो अब मेरे गांव में जाए ना, फौजी फौजी, ना बंदा ना बंदे नी जात, फौजी फौजी। वो खरीद ली है, बड़ी अच्छी चल रही थी, मुनाफे भी चल रही थी, लेकिन खरीद ली है। तो बहरहाल जी 8613 एकड़ नेशनल पार्क इस्लामाबाद। और ये इलाका नहीं देखा तो ये जाकर देख ले कि ये किस किस्म का इलाका है। लौंडा लपाड़ा, जरदारी का लौंडा, ये अब मुजफ्फराबाद में गया, इसको हीरो बनाया जा रहा है, इसको हीरो बनाया जा रहा है। ये वहां पे कहता है कि जी इलेक्शन हो सिंध में और 12 सीटें हो पंजाब में, ये कैसे हो सकता है? आप लोग आज तक ये बर्दाश्त कैसे करते रहे हैं? कश्मीरियों को कह रहा है। लाशें गिर गई, पता नहीं कितनी लाशें गिरी, नेट ही बंद है, छुपाई कितनी गई, यही कश्मीरी कह रहे हैं। अब इसको हीरो बनाना है, इसको हुकूमत देनी है। आजकल इसके साथ पींगे बढ़ रही हैं। ये वहां पे बैठ के कह रहा है कि आज तक आपने इन 12 सीटों को बर्दाश्त किस तरह किया। दूसरी तरफ फैसल राठौर, इसका वजीर आजम, उसने कालदम करार दिया हुआ है। इनकी कोई समझ, इनकी मुनाफकत का कोई लेवल, बेगैरती का। अब ये मुजफ्फराबाद में बन के बैठ के वो हीरो बन रहा है, क्योंकि अगलों ने कहा कि जाकर हीरो बनो, हुकूमत भी जो है वो तुम्हें देनी है। बहरहाल अल्लाह की लानत। ये हमदुल्ला साहब, हाफिज हमदुल्ला साहब JUI के हैं, इन्होंने पुराण देखने वाला है। अल्लाह की लानत, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत, फरिश्तों की लानत, किस पे? उस पे जो जबरदस्ती इक्तदार पे कब्जा करे, जो जबरदस्ती हुकूमत पे कब्जा करे। मैंने आपको पहले भी मौलाना इसहाक साहब का हवाला दिया था कि शिर्क के करीब है, लोगों की मर्जी के खिलाफ कब्जा शिर्क के करीब है। हाफिज हमदुल्ला ने तो हदीस सुना दी। अब ये हदीस की रोशनी में ये कौन है और इन पर किन की लानत है? अल्लाह की, फरिश्तों की, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत है इन पे। वो नजर नहीं आता, शोदा नजर आते हैं। 8 फरवरी 2024 अयूब खान का मार्शल लॉ, जबरदस्ती, अल्लाह की लानत। याया का मार्शल लॉ, अल्लाह की लानत।
ضیاء کا مارشل لا اللہ کی لعنت، مشرف کا مارشل لا اللہ کی لعنت، باجوہ کا رجیم چینج اللہ کی لعنت، ندیم انجم کا ظلم و ستم اللہ کی لعنت، 8 فروری 2024 سب پہ اللہ کی لعنت۔ محمود خان اچکزئی کہتے ہیں کہ اربوں کا سودا ہوا، الف والا ارب، اربوں روپے کا سودا ہوا 8 فروری 2024، اربوں کا سودا انہوں نے لیے۔ جاوید لطیف کہتے ہیں نون لیگ کے ہیں، فضل الرحمان کہتا ہے، اختر مینگل کہتے ہیں، سارے کہتے ہیں، تو کس پہ ہے اللہ کی لعنت؟ حضرت عمر کا آپ کو کئی دفعہ قول بتایا، جو اس کے حج کے خطبے میں کیا کہا تھا کہ مسلمانوں اپنے اوپر تلوار کے زور پہ، اپنے اوپر بندوق کے زور پہ حکومت نہیں کرنے دینا۔ جو تلوار کے زور پہ حکومت کرے، جو بندوق کے، تو ہم پہ کس کے زور پہ ہے؟ کس کے زور پہ ہے؟ تلوار کے زور پہ، بندوق کے زور پہ۔ بولتے ہیں تو مارتے ہیں، خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے۔ بہرحال اللہ کی لعنت ان پہ جو زبردستی اقتدار پہ قبضہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد حسن ظفر بہت بڑے معاشی تجزیہ کار، یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اعلان کر دینا چاہیے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ SIFC $100 ارب معدنیات، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بکسہ پیش کرنا میڈیکل ریپوں کی طرح، کہ GDP کا جو 50% اگر قرضے پہ ہو تو ملک ڈیفالٹ ہوتا ہے، ہم 70% پہ ہیں۔ ہم ٹوٹل GDP کا، یعنی آپ کی تنخواہ ہے 12,000 روپے، 12,000 روپے آپ کی تنخواہ ہے، آپ نے مہینہ نکالنا ہے۔ آپ اس 12,000 کے وعدے پہ 8,000 روپیہ لے کے کھا چکے ہیں، اور وعدہ کر چکے ہیں کہ پہلی کو تنخواہ ملے گی، 8,000 کھا چکے ہیں۔ تو اب دیوالیہ نہیں ہے، کیا ہے آپ؟ اب دیوالیہ ہے نا، آپ 8,000 پہلے ہی کھا چکے ہیں، تنخواہ آپ کی 12,000 ہے۔ یہ پاکستان کا حال ہے کہ جی وہ 70% اپنے GDP کا جو بھی پیدا ہی نہیں ہوا، پیدا کرنا ہے، اس کا ہم، یہ حسن ظفر صاحب کہتے ہیں کہ اعلان کر دیا جائے کہ ہم دیوالیہ ہیں۔ اس کے بعد سابق، اور دیوالیہ کیوں نہ ہوں، یہ ذرا سنیں، وزیر ہیں سندھ کے، ان کے باتھ روم اور ان کے تہہ خانے سے غور کرنا ہے، 6,000 کروڑ، کتنا؟ 6,000 کروڑ کی بیرونی کرنسی ملی ہے، 6,000 کروڑ۔ یہ کسی کے گھر چلے جائے، جاتی عمرہ کے تہہ خانے چیک کرے، بلاول ہاؤس کے تہہ خانے چیک کرے۔ اصل میں جب سے وہ بینکنگ سسٹم آیا نا، لنک ہوا ہے، انہوں نے ایک کام کیا کہ مالیوں کے، چوکیداروں کے نام پہ اکاؤنٹ کھولے، شریف خاندان ہے، زرداری خاندان ہے، اس سے بھی کام اوپر گیا، تو پھر تہہ خانے، آپ کو یاد ہوگا وہ جہنم واصل ہو گئے، آغا سراج درانی سپیکر، اس کے تہہ خانے سے کیا کیا نکلا تھا، مر گئے، وہ 1.5 ٹن کیا سور مر گئے، بس اس کے تہہ خانے سے کیا نکلا تھا۔ اب انہوں نے تہہ خانے، واش روم، کبھی وہ انڈیا کی فلم ہے اسپیشل 26 اکشے کمار کی اور انوپم کھیر، جمی شیرگل، اسپیشل 26 وہ دیکھیں کہ وزیروں کے کہاں کہاں سے پیسے نکلتے ہیں، بھگوان کی مورتیوں کے پیچھے، پینٹنگز کے پیچھے، گاڑیوں کی سیٹوں میں۔ یہ اسپیشل 26 آپ دیکھیں، آپ کو سندھ، پنجاب، بلوچستان، KP کے سارا سمجھ آ جائے گا۔ ان کے گھروں کو کھودیں، ان کے لانوں کو کھودیں، کوئی اصل بندہ آئے، سارا قرضہ اتر جائے گا۔ یہ 6,000 کروڑ یہ تہہ خانے سے اور واش روم سے نکلا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ کیا پاکستان قبرستان ہے؟ جی پاکستان قبرستان ہے، 100% قبرستان، کیونکہ جب یہ ٹھیک ہوتے ہیں اشرافیہ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، جرنیل، تو
عبادت کے لیے صرف مکہ مدینہ، فیصل مسجد نہیں، نہ شاہی مسجد نہیں، ادھر نمازیں قبول ہی نہیں، مکہ مدینہ۔ پھر وہ ایسے 900 بعد ہیں جن کے قبضے میں مدینہ اور مکہ، وہ ان کے لیے دروازے کھولتے ہیں، چھتوں پہ چڑھاتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ 900 باز ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان پہ لعنت ہے اللہ کی، زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ شاپنگ کرتے ہیں دبئی سے، یہ عمر گزارتے ہیں امریکہ۔ ابھی دیکھیں جہاز کدھر جا رہے ہیں، جہاز جا رہے ہیں، بلوچستان دیکھیں، کشمیر دیکھیں، کے پی کے دیکھیں، لیکن جہاز ہیں کہ رک ہی نہیں رہے۔ علاج کراتے ہیں باہر سے، قبض کا، ہوا بند ہو گئی، بواسیر ہو گئی، علاج باہر۔ یہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ دبئی کے لیے اسپیشل جہاز جاتے ہیں شاپنگ کے لیے، پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے جاتے ہیں، یعنی یہاں ہر ایر غیر نہیں جہاز، مبشر لقمان کا بھی جہاز ہے، مبشر لقمان کا اپنا جہاز ہے، یہاں ہر ایر غیر نے جہاز رکھا ہوا، اور وہ اسپیشل جہاز، بس وہ پھر اسپیشل ہوتے ہیں، ان میں مال آنا جانا۔ تو یہ ہاں، جب یہ ہوں گے جہنم واصل، جہنم واصل، پاکستان کو برباد کر کے، شہروں کے شہر برباد کر کے، ایم کیو ایم بنا کے، شیعہ سنی فساد کروا کے، افغانستان کا جہاد اور ڈالر کما کے، امریکہ کی دہشت گردی کی جنگ لڑ کے، عافیہ صدیقی کو بیچ کے، امریکی سائفر پہ حکومت گرا کے، امریکہ کے حکم پہ ایکسٹینشن لے کے، پھر ان کو کراچی یاد آئے گا کہ دبئی میں فلیٹ میں ساری عمر گزار کے مشرف صاحب دفن آبائی علاقے کراچی، یحییٰ خان پشاور، ایوب خان ہزارہ، ضیاء الحق فیصل مسجد، باجوہ واش روم، ندی منجو میرا خیال ہے نکل گیا، راحیل شریف وہ مچھڑ، وہ میوزک بینڈ والا جس نے صرف میجر عزیز بھٹی اور شبیر شریف نشان حیدر ان کے نام پہ ترقیاں لی، اور ریٹائرمنٹ کے 10ویں دن پھر ملازم ہو گیا، حالانکہ غیر آئینی تھا لیکن چل رہا ہے۔ اب وہ بھی دفن ہوگا گجرات میں، کنجا کا ہے میرا خیال ہے، اس کو کنجا اس وقت یاد آئے گا، ابھی نہیں، کہ ابھی جو مال مل رہا ہے کنجا میں، کوئی کام، کوئی غریبوں کے کوئی بل جمع کرا دے، نہ یہ نہیں کریں گے۔ پھر ان کو آبائی قبرستان ہے، قبرستان کا بھی ترقی کرتے ہیں۔ وہ لی کوان نے کہا تھا نا، سنگاپور کے بانی نے، نواز شریف کی ملاقات ہوئی لی کوان سے، تو لی کوان نے کہا آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ نواز شریف نے کہا کیوں؟ تو انہوں نے کہا آپ دنیا کو عارضی سمجھتے ہیں، یہ عارضی ہے۔ اور بھائی جب عارضی ہے تو مسافروں کی طرح رہو نا، یعنی عارضی ہے، مانتے ہمارا ایمان ہے۔ پھر بنگلے، وہ ادھر میرے گاؤں میں وہ جو بن کے گیا ہے کوئی جرنیل، ایم ڈی شیم ڈی، نہ وہ ادھر کا ہے نہ اسے زبان آتی ہے، وہ وہاں پہ نا وہ اربوں کا اپنا بنگلہ بنوا رہا ہے، نہ وہ اس نے ادھر رہنا ہے نہ وہ وہاں کا ہے، بنوا رہا ہے، جگہ پڑی ہے کھلی، کوئی بولے، پیسہ کھلا کھاد آپ کو پتا ہے ان کے پاس ہے، انڈیا میں 270 کا کروڑ ہے اور یہاں 13,000 کا کروڑ ہے، کھلا مال۔ تو یہ بالکل قبرستان ہے، یہ قبرستان ہے۔ یہ بات محمد علی جوہر میرے خیال ہے سمجھ گئے تھے، بننے سے پہلے بیت المقدس میں دفن ہو گئے، چودھری رحمت علی انگلینڈ میں دفن ہو گئے۔ یہ لوٹ لاٹ کے، کھا پی کے، بیچ باچ کے، پھر ان کو آبائی کہوں گی، نہیں آبائی وطن، ویسے قبرستان ہے۔
اور قبرستان ترقی نہیں کرتے، یہ کبھی ترقی نہیں کروائیں گے، ان کی عمریں باہر گزرتی ہیں۔ شریف خاندان نے کوئی ہسپتال بنوائے کہ علاج کروائے یہاں باہر؟ یہ زرداری خاندان، ملٹی اسٹیبلشمنٹ، یہ بیمار نہیں ہوتے؟ ان کے ہسپتال دیکھیں یہاں پہ بھی، لیکن یہاں پہ بھی علاج نہیں کراتے۔ تو قبرستان کبھی ترقی نہیں کرتے، یہ قبرستان ہے یہ سارے، اور ویسے بھی ہم میتیں ہیں، مردے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ احتجاج کرتے ہیں، نہ باہر نکلتے ہیں، نہ حق کا ساتھ دیتے ہیں، یہ قبرستان ہے۔ اور یہ چلتی پھرتی لاشیں، جس طرح وہ ایم کیو ایم والے سن رہے ہوتے تھے الطاف کو، وہ مغلظات بک رہا ہوتا تھا اور سارے ایسے سن رہے تھے کہ جی استغفر اللہ سورہ یاسین سن رہے ہیں، ویسے ہی ہے یہ کیوں ترقی کرے؟ قبرستان کبھی ترقی کرتے ہیں؟ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔